नमस्कार। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है और आपसे कनेक्ट करता है। आज हम पॉलिटिकल चर्चा में बात करेंगे कि इस हफ्ते पूरी पॉलिटिकल गतिविधि क्या रही, उसको एक साथ लाने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम ये चीज इसलिए कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी तरफ से वो बातें बता सकें जो नेता अपने पटल से बताता है, और नेता का एक अलग विजन होता है क्योंकि उसे चुनाव जीतना होता है, और हमारी पत्रकारिता का एक अलग विजन होता है जिसमें हम आप जैसे लोगों को, अपने जैसे लोगों को कैसे इस समाज में मजबूत करना है और क्या सही है क्या गलत है उसकी कैसे पहचान करनी है, उसके लिए हम ये कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक पॉलिटिकल चर्चा। इस चर्चा को शुरुआत करेंगे चुनाव से लेकर के। चुनाव हो गए, चुनाव खत्म हो गए, सरकार भी बन गई, लेकिन इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में काफी कुछ देखने को मिला, हमें काफी हलचलें देखने को मिली। आखिर जो बीजेपी ऐसा लगता था कि वो हारेगी नहीं, वो हार जाती है, हार नहीं जाती है, सरकार तो बनाती है लेकिन हार तो जाती है। इसको हमें मानना पड़ेगा, यह नहीं मानना पड़ेगा, यह नहीं झुठलाना पड़ेगा कि हम नहीं हारे। आप हारे हैं क्योंकि 272 का आंकड़ा आपने तय नहीं किया है। हाँ, यह जरूरी है कि आपने सरकार जरूर बनाई है, यह सरकार एनडीए की सरकार है। तो चलते हैं और थोड़ा समझते हैं कि आखिर एनडीए की ये हार क्यों होती है। क्या ये जो सीटें कम हुई हैं उसकी वजह नरेंद्र मोदी खुद रहे हैं, या बीजेपी पार्टी, या कोई अन्य संगठन रहा है। तो थोड़ा सा इस परत को हम खोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज कि जब चुनाव शुरू होता है, चुनाव शुरू होने के पहले आपने ये देखा होगा कि पूरे देश में हर चीज को लेकर के ऐसा माहौल तैयार हुआ कि यह चुनाव कहीं से भी विपक्ष लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। हमेशा यह दिख रहा था कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। लेकिन चुनाव जब इलेक्शन कमीशन अपना डेट देता है और अपना इलेक्शन घोषित करता है, तो धीरे धीरे जैसे चुनाव बढ़ता है वैसे वैसे विपक्ष मजबूत होता जाता है। पहले 3 चरण के चुनाव में देखा आपने कि किस तरीके से क्या वोटिंग परसेंटेज रही, और उस वोटिंग परसेंटेज का फायदा किसको मिला यह आप भी जानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा जहां विपक्ष को मिलता हुआ नजर आया तो जाकर के आंख खुलती है, और वो जो अपने आप को चुनाव जीतता हुआ मानते हैं वो कहीं ना कहीं ये समझ जाते हैं कि कहीं चुनाव हाथ से निकल गया है, जिसका खामियाजा उनको आगे देखने को मिला। उसके बाद शुरू होता है मोदी के नारे। क्योंकि मोदी अपनी गारंटी को लेकर के आते हैं, अब सरकार भी बन चुकी है, इसको ध्यान में रखना है कि मोदी जी ने जो अपनी गारंटी दी है, क्या वो गारंटी, अपनी गारंटियों को वो पूरा कर पाते हैं, या एक बार फिर फुस हो जाएगी उनकी गारंटी। क्योंकि वो अपने चुनाव के दौरान जो भी कहते हैं, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उसे एक जुमला करार देते हैं। यह चीज वो अपने भाषणों में कह चुके हैं, तो इससे हमें अलर्ट रहना है, आपको अलर्ट रहना है। दूसरी चीज कि जहां नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में उन्होंने कई चीजें बदली। जैसे जैसे चुनाव का फेस बदलता रहा, उनके भाषण की तस्वीर भी बदलती रही, उनके भाषण में जो वाक्य यूज किए जाते थे वो भी बदलते रहे। कहीं उन्होंने मछली का प्रयोग किया, तो कहीं उन्होंने मटन का प्रयोग किया, तो कहीं उन्होंने मंगलसूत्र का प्रयोग किया। उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग फेज में अलग अलग मुद्दे को उठाने की कोशिश करी। क्योंकि उनका पहला मुद्दा 400 पार से चला, शायद विपक्ष को 400 पार का मुद्दा काफी परेशान नहीं किया, और वह मुद्दा परेशान किया बीजेपी को। 400 पार का मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ हो चला। विपक्ष के साथ इसलिए हो चला क्योंकि कहीं ना कहीं यह नजर आने लगा कि जो मायावी, मैं हूं मायावी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक माया चली और उस माया में विपक्ष कहीं खड़ा हुआ नजर नहीं आया, तो इसलिए हमने इनको बोला मैं हूं मायावी। और ये कई कई रूपों में आते हैं, कभी भक्ति के रूप में आते हैं, कभी सम्राट के रूप में आते हैं, अलग अलग, कभी मोगैम्बो के रूप में आते हैं, तो कई इनके रूप हैं, इसलिए मैं इनको मायावी कहना चाहूंगा। तो बात यहां से शुरू होती है कि इनके मुद्दे बदलते चले गए जैसे जैसे चुनाव चलता चला गया। तो शायद यह भी एक बहुत बड़ा खामियाजा हुआ बीजेपी के लिए। लेकिन वही विपक्ष को 400 पार का नारा बहुत ही भा गया, क्योंकि विपक्ष ने कहीं ना कहीं ये लाल किताब जो राहुल गांधी ने दिखाना शुरू किया, क्योंकि यह किताब जो है संविधान की किताब है, तो इस किताब को कहीं ना कहीं जो वर्ग मायावती से जुड़ा हुआ था, जो वर्ग मायावती जो अपने आप को संविधान या अंबेडकर के लिए जानी जाती हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे नजर आई।
उन्होंने वो मुद्दे को नहीं भुना पाई जो मुद्दा उनको भुनाना चाहिए था। जहां संविधान की बात आई तो कहीं ना कहीं विपक्ष संविधान पे काफी आगे नजर आया, और वो आगे इसलिए भी नजर आता है क्योंकि जो है संविधान में जो है जो बातें कही गई हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा समुदाय है जो संविधान से काफी जुड़ा हुआ है। तो शायद उस समुदाय को समझाने में कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की टीम कामयाब होती नजर आती है, और वह विपक्ष उस वोट को लेने की अपनी पूरी कवादत में जुड़ जाता है, और वो काफी हद तक इसमें सफल भी होता है। तो यानी संविधान को लेकर के कहीं ना कहीं यह बात बीजेपी पीछे हो जाती है 400 पार के नारे को, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष ये समझाने को बिल्कुल साफ साफ समझा जाता है आम जनता को कि यह संविधान बदलने की तैयारी हो चुकी, क्योंकि मोदी कोई भी फैसला लेते थे तो वो फैसला उनका अपना अकेला फैसला होता था, वो पार्टियों से मिलकर या अन्य एमपी से मिलकर के वो फैसला नहीं लेते थे, जैसा अमूमन पीछे सरकारों में होता था कि वो अपनी मीटिंग में, अपनी कैबिनेट में या अपने लोगों से या अन्य पार्टियों से मिल करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते थे और उस पर चलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं 10 सालों में आम जनता ने देखा कि मोदी जी जो सोचते हैं वही करते हैं। आम जनता के ऊपर चाहे ज्यादा से ज्यादा भार क्यों ना हो जाए, अब कुछ जनता इस चीज को तैयार भी होती है कि हम इस भार को तैयार हैं, हम इस भार को ले सकते हैं, क्योंकि यह देश हित में उठाया गया है। लेकिन ऐसी बहुत सी परिवारें होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो देश हित का मुद्दा तो रखते हैं, जो देश हित के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन उनकी आम जिंदगी बहुत परेशान हो जाती है। तो आम जिंदगी जब परेशान हो जाती है तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही तकलीफदायक हो जाती है, जिसको शायद मोदी नहीं समझ रहे थे, और उन्हें अगर वो अभी भी नहीं समझते हैं तो शायद आगे भी उनको कुछ बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद आते हैं जो 400 पार का नारा खत्म होता है, फिर उसके बाद जहां अखिलेश यादव, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं सोचा था कि अखिलेश यादव इतना बड़ा कमाल कर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस कमाल में करने में वो सफल होते हैं, और 37 सीट इन्होंने भी भारत का संविधान अपने पीछे लगाया और निकल पड़े लोगों के बीच में। आप देखेंगे कि मायावती कहीं ना कहीं इस भारत के संविधान में पीछे नजर आई, और उनका वर्ग कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुआ, और वो अखिलेश यादव के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन था वो काफी मजबूत हुआ। ये रही यहाँ तक की बात। सपा ने अपना वोट परसेंटेज भी बढ़ा लिया। इसके बाद फिर जो राजनीतिक घटना होती है, ये चुनाव की घटनाएं रही, इसको हम पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं। इसके बाद जो चुनाव की घटना शुरू होती है वो सरकार बनती है। नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को बनाते हैं, मैं इनको एक बार फिर बोलूंगा, ये मैं हूं मायावी हैं, और इनकी सरकार बनती है। और इस सरकार के बनने के बाद और अब अटकलें शुरू हो जाती हैं कि सरकार कितने दिन चलेगी। तो वहीं सरकार कितने दिन चलेगी, इस पर नीतीश बाबू का खेला शुरू हो जाता है, और नीतीश बाबू जब खेला शुरू हो जाता है और नायडू का खेला शुरू हो जाता है, तो इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं उसको लगता है कि कहीं नीतीश और नायडू उनके साथ आ जाएंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। सरकार लेकिन किसी की भी बने, चाहे इंडिया की बने चाहे एनडीए की बने, लेकिन जो बहुमत मिला है, जनता ने जो वोट दिया है, सबसे बड़ी चीज है कि आखिर इसको समझना पड़ेगा कि जनता ने वोट किसको दिया और क्यों दिया। अगर जनता चाहती तो बीजेपी को बहुत सशक्त रूप में ला सकती थी, क्योंकि बीजेपी चुनाव के पहले बहुत ही मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव चलता गया और बीजेपी थोड़ा थोड़ा पीछे होती चली गई, एक तरफ से पीछे नहीं हुई, क्योंकि जनता यह चाहती थी कि चाहे सरकार किसी की भी बने लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात जनता ने अपने इस चुनाव में मैसेज दिया कि हमें मजबूत सरकार भी चाहिए और हमें मजबूत विपक्ष भी चाहिए। इस तरीके से ये सारी फील्डिंग सजाई गई इस पूरी साप्ताहिक पॉलिटिकल चर्चा में। हमने इन सारे पॉइंट्स को लेकर के आए कि जनता ने क्यों किस तरीके का वोट दिया। अब दूसरी बात अभी भी नजर आ रही है कि ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि कभी इंडिया गठबंधन टूट सकता है तो कहीं एनडीए गठबंधन भी टूट सकता है। दोनों ही गठबंधन में टूट की एक न्यूज चल रही है, टूट का एक माहौल चल रहा है। लेकिन अगर ये टूट का माहौल चल रहा है तो आपको भी मालूम है कि फायदा इंडिया गठबंधन को नहीं होगा, फायदा अगर होगा तो वो एनडीए गठबंधन को होगा। आपने भी हाल में देखा कि जो आंध्र प्रदेश में जब नायडू जी की शपथ समारोह चल रहा था तो वहां पे नीतीश जी मौजूद नहीं रहते।
और आपने पीछे देखा होगा नीतीश जी की एक हिस्ट्री रहती है कि उस हिस्ट्री में जब वो किसी भी चीज में किसी भी फंक्शन में नहीं जाते हैं या किसी भी फंक्शन से थोड़ा दूरी बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई वजह जरूर होता है राजनीति में, क्योंकि नीतीश बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो मौका परस्त हैं। आप ये सोचिए वो उनकी किस्मत कितने बलवान है कि जहां बिहार की चाबी उनके हाथ में रहती है तो वहीं इस बार भारत की सरकार की भी चाबी नीतीश के हाथ में हो चुकी है। तो ये रही हमारी साप्ताहिक पॉलिटिकल चर्चा। फिर अगले हफ्ते जो भी पॉलिटिकल चर्चाएं होंगी वो आम जनता के लिए कितनी हितकर हैं और आम जनता को कैसे देखना चाहिए हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।